लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे, यानी कि आपका प्रश्न और उत्तर का जो आपका हाई डिमांड था, ठीक है, उसका यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो है, ठीक है, आपका लेसन 1 है सिविक्स क्लास 10th का, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और इसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कवर करने वाले हैं, प्रश्न और उत्तर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आपका पहला सवाल है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो विभिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक आधार का रूप नहीं लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे में सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, यह बिल्कुल सत्य है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां है, जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियां निर्धारित करती है। यह नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाती, बल्कि प्रतिद्वंदी के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, इसी में पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मुहिम कई वर्षों पहले शुरू हुआ। काका कालेस्कर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिश के बीच लंबे संघर्ष के बीच हिंसक तनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई, जिसमें बाद में राजनीति पर जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका ऐसे सवाल नंबर 3 के। सवाल नंबर 4 है आपके, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर का संक्षिप्त वर्णन करना है, यानी कि ये जो वर्णन होगा सामाजिक न्याय के संदर्भ में, ठीक है, होगा। तो इसको देखिए, 70 से 90 तक के दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला। 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़ों और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पल्ला दलित और महादलित के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्य में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ठीक है आपको आंसर है सवाल नंबर 4 के। सवाल नंबर 5 है आपका, सामाजिक विभाजन की राजनीति किन किन चीजों पर निर्भर करता है। इसका आंसर देखिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है, ठीक है। इसका आपका सेकेंड कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, ठीक है। और फिर तीसरा आपका जो तत्व है यहाँ पे, जो कि सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, देखिएगा, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रुख पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके सवाल नंबर 5 थे।
अब देखिए फ्रेंड, सवाल नंबर 6 से ठीक है लेकर के 9 तक जो है आपका ठीक है सवाल ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। 6 से 9 क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसको ठीक है पहले ठीक है कराया जा चुका है। यदि उसको ठीक है आपने नहीं देखा तो आप क्लास 10 सिविक्स के ठीक प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप फ्रेंड सवाल नंबर 10 जो है आपका 10 नंबर सवाल, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर आपको टिप्पणी करना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक टकराव कम हो तथा सभी को सत्ता में किसी न किसी तरीके से साझेदार बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सवाल नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है स्पष्ट करें। देखते ही होइएगा कि इंडिया में क्या है, हर एक तरह मतलब हर एक चीज़ में क्या आपको बस जाति किसी चीज़ का मतलब फॉर्म भरिए उसमें जाति तो खैर उसमें आपको लगना ही लगना है। देखिए यहाँ पे तो दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है। इनके बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। अन्य समुदाय में इनके संतानों की शादी न तो हो सकते हैं और न ही करने की कोशिश ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके आंसर्स थे। इसमें देखिए थोड़ा और भी है। अपने समुदाय से हटकर दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवार को समाज से निष्कासित भी कर दिया जाता है अथवा उन्हें दंडित किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत में आज भी जातिगत असमानताएं काफ़ी बड़े पैमाने पर जारी है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि ठीक है अभी आपने यूट्यूब पर रियल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके 2 कारण बताएं। मतलब कि जाति के आधार पर ही चुनाव का जो रिजल्ट है वह तय क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको 2 कारण जो है बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। राजनीति में जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है। यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का ही खेल है, परंतु ऐसी बात नहीं है। राजनीति में अन्य अवधारणाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे देखिए फर्स्ट अब क्या है, आपको 2 कारण बताना था। देखिए आपको ये फर्स्ट कारण है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। इसलिए हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। आगे देखिएगा दूसरा कारण क्या है। अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की संख्या अधिक हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां उसी जाति विशेष के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब 2 कारण थे किसका, जाति के आधार पर चुनावी नतीजा तय नहीं होने का। सवाल में फ्रेंड्स 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण दे। ठीक है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा देना है और सबके साथ आपका एक एग्जाम्पल उदाहरण भी देना है। देखिए जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म लेने लगती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहलाती है। राजनीति में सांप्रदायिकता के कई स्वरूप है। देखिए पहला क्या है आपका, जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद। यहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो सेकेंड आपका क्या है यहाँ पे, सामुदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके लिए पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। निर्वाचन के वक्त हम अक्सर ऐसा देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका सवाल नंबर 14, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स,
मतलब कि जहाँ पे ठीक है भारत की जो महिलाएं है ठीक है उनके साथ मतलब भेदभाव होता है, तो वैसा मतलब पहलू का वो जिक्र करना है। देखिए भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, मतलब कि मतलब जो यहाँ पे परिवार है उसका मालिक या पिता होता है। औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, जैसे देखिए पहला क्या है, महिलाओं में साक्षरता की दर मात्र 65% है, जबकि पुरुषों में 82% है। देखिए मतलब ये जो आंकड़ा है ठीक है आपके बुक में कुछ कम होगा, ठीक है ये आपका ठीक बुक में होगा 54 के ठीक आसपास। तो देखिए ये जो है अभी ये आपका ठीक अपडेटेड है, मतलब एट प्रेजेंट जो है यदि सर्च कीजिए गूगल पर भी तो आपको ठीक ये दोनों मिलेगा आंकड़ा, ठीक है। तो ये ठीक है आपका अपडेटेड है, आप एग्जाम में इसी को लिखिएगा। तो महिलाओं में क्या है 65% है, जबकि पुरुषों में क्या 82% है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है, यही कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है बहुत कम है। तो सेकेंड नंबर कारण क्या है, शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण आज भी ऊंचे तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। और तीसरा बात क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बहुत ही दुखदायी है, मतलब जो होता है ना लिंग मतलब भेदभाव बेटा है कि बेटी है वो वाला। भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की इच्छा होती है और लड़की के जन्म लेने से पहले ही हत्या कर दिया जाना इसी मानसिकता का क्या परिणाम है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 15 भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ठीक है। मतलब कि विधायिकाओं में जो है यानी संसद और ठीक है विधानसभा में ठीक है विधानमंडल में जो है महिलाओं का जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व है उसका जो स्थिति है उसके बारे में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना। देखिए इसका आंसर क्या होगा, भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, फिर भी इसका परसेंट जो है 11% के नीचे ही है, ठीक है। देखिए 16वीं जो चुनाव हुआ था मतलब 16वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें आपका 10 पॉइंट जो है आपका ये 82 के आसपास था, अभी ये 11% के मतलब ऊपर हो चुका है। मतलब कि यदि आज की डेट मतलब यदि बात करें आज की डेट में तो ये आपका 11 का मतलब कुछ प्लस गया हुआ है, ठीक है। राज्यसभा में भी महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ही कम है, भारत के लगभग सभी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित मात्रा में है, 90% महिलाएं सांसद स्नातक है, ठीक है। आज भी आम परिवार ठीक है परिवार की महिलाओं को सांसद बनने का अवसर जो है बहुत ही कम मिलता है। तो ये आपके डिफरेंट आंसर सवाल नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 16 और फ्रेंड्स ये ठीक आपका अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। मतलब क्या धर्म मतलब कि इसका मतलब कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसको देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या होगा, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। देखिए दूसरा क्या है, संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स तो ये ठीक है आपको दो कारण थे, चूंकि देखिए यहाँ पे आपको दो ही मतलब पूछ रहा है कि दो मतलब प्रावधान दीजिए जो भारत को क्या करे धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ठीक है। तो दो आपका हो गया। और हाँ फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको यूजफुल लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को यदि अभी तो ठीक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो बस इतना ही आज के